प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने ग्लाइकोसाइड बनाने की क्रियाविधि देखी थी कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसिटिल का निर्माण करते हैं और जिन्हें ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। ग्लूकोज से जो हमें प्राप्त होता है उसे ग्लूकोसाइड कहा जाता है। मैनोज से जो प्राप्त होता है मैनोसाइड और फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड प्राप्त होता है। इसके पश्चात हमने उसकी क्रियाविधि देखी थी। आज हम किस प्रकार से ईथर का निर्माण होता है वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें चूंकि एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और इस कारण से अल्कोहल की तुलना में यद्यपि ये प्रबल अम्लीय होते हैं, परंतु यही कारण है कि इनका इथरिफिकेशन या जो इनकी OCH3 से रिप्लेसमेंट होती है, ईथर का निर्माण होता है, वो अधिक आसानी से हो जाता है। और यदि हम मिथाइल ग्लूकोसाइड को जलीय NaOH विलयन में डायमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं पेंटामिथाइल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि C2, C3, C4 और C6 मिथॉक्सी ग्रुप जो हैं वो सिंपल OH ग्रुप हैं और इसीलिए उनसे हमें सिंपल ईथर ग्रुप प्राप्त होता है। परंतु जो C5 मिथॉक्सी ग्रुप है वो डिफरेंट है और इट इज़ द पार्ट ऑफ द एसिटल बॉन्ड, तो इसीलिए इससे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। तो जो आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग इसमें देखी जा रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स की। एस्टर्स का निर्माण मतलब कि OH ग्रुप जो है वो एस्टर में कन्वर्ट होगा। तो मोनोसैकेराइड्स को जब सोडियम एसिटेट या पिरिडीन जैसे दुर्बल क्षारीय माध्यम में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी समूह जिसमें कि जो भी OH समूह उपस्थित हैं सारे का एस्टरिफिकेशन हो जाता है। यदि यह अभिक्रिया निम्न ताप पर कराई जाती है तो हमें जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्राप्त होती है, अर्थात अल्फ़ा एनोमर से अल्फ़ा एसीटेट बनता है जबकि बीटा एनोमर से बीटा एसीटेट बनता है। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उससे हमें अल्फ़ा ग्लूको पेंटा एसीटेट प्राप्त हो रहा है क्योंकि हर OH ग्रुप का एस्टरिफिकेशन हो गया है और ये प्रक्रिया जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। वापस से मैं दोहरा रही हूँ कि यदि अल्फ़ा एनोमर है तो उससे हमें अल्फ़ा एसीटेट मिलेगा, बीटा एनोमर है तो उससे हमें बीटा एसीटेट प्राप्त होगा। इसके पश्चात अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जैसा कि आप सभी को पता है कि यह एक एल्डोपेंटोज होता है, ठीक है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। इसमें एक एल्डिहाइडिक समूह और 4 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं जिसकी जानकारी ग्लूकोज की ही भांति विभिन्न अभिक्रियाएं कराकर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसकी पुष्टि हुई। तो इसमें ये देखा गया कि जो D+ ग्लिसरल्डिहाइड है से प्रारंभ करते हैं अभिक्रिया और राइबोज का संश्लेषण करते हैं जैसे कि हमने ग्लूकोज के में भी किया था। तो यह देखा गया कि जो D- एरिथ्रोज का जब किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो राइबोज और एरेबिनोज का मिश्रण प्राप्त होता था जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है। अब हम राइबोज की नाइट्रिक अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण कराते हैं तो उससे जो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो संरचना है उसका निर्धारण करने के लिए हम यह अभिक्रिया दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना का निर्धारण भी राइबोज के समान ही करा गया और यह निष्कर्ष निकला इन अभिक्रियाओं के आधार पर कि इसमें भी 10% ही विवृत श्रृंखला मतलब कि स्ट्रेट चेन पाई जाती है
और वैसे तो यह एक प्रकार की हेमी एसिटल संरचना के रूप में ही होता है, जिसके बारे में मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये संरचना जो है अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोस की है, जो यह स्पष्ट करता है कि जब इसका पूर्ण मिथिलेशन होता है उसके बाद में ऑक्सीकरण करने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उससे ये ज्ञात होता है कि राइबोस की संरचना 5 सदस्यीय फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर होता है और इसकी संरचना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जो कि मैंने आपको अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोस के रूप में दिखाई है। तो ये बात हुई हमारी राइबोस की कि किस प्रकार से राइबोस एल्डोपेंटोस जो है उसके स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके कोर्स में है वो है डी ऑक्सीराइबोस की संरचना। इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें आपके डी ऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जैसे कि हम डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसमें शर्करा का नाम होता है डी ऑक्सीराइबोस शर्करा। इस शर्करा में एक हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु स्थित होता है। तो जो राइबोस के अणु में C2 वाला जो OH है उसके स्थान पर H का प्रतिस्थापन हो जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोस। डी ऑक्सीराइबोस में कुल 4 OH होते हैं, जिसमें से C1OH जो है वो हेमी एसिटल का भाग होता है और अगेन इसमें भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है और उससे क्षार जुड़ा रहता है, जैसे कि इसमें DNA के केस में प्यूरिन और पायरिमिडीन क्षार होते हैं, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। अब आते हैं हम उसके C3 और जो C5 स्ट्रक्चर होता है में जो हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो फॉस्फोरिक एसिड मॉइटी के साथ में जुड़े रहते हैं, समूह के साथ में जुड़े रहते हैं। अब केवल C2 ही ऐसा कार्बन है जिसका कि OH का प्रतिस्थापन जिसका H के द्वारा हुआ है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या बताता है। इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप 2D ऑक्सीराइबोस शर्करा का जो स्ट्रक्चर है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो C2 कार्बन एटम है उसमें OH के स्थान पर H हो गया है। तो इस प्रकार से अब हम जो है इसकी संरचना का हमने कंफर्मेशन कर लिया कि किस कार्बन एटम पर क्या समूह जुड़ा रहता है और इसे आप स्ट्रक्चर के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। जहाँ मैंने C2 कार्बन एटम लिखा है वहाँ आप देख रहे हैं कि H के साथ में मैंने ब्लैक डॉट अलग से बना रखा है, मतलब कि वो ये बताने के लिए कि ये C2 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स जो हैं वो भी शर्करा ही है, जैसे कि मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड के नाम से स्पष्ट होता है, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें कि केवल शर्करा की एक मॉइटी पाई जाती है, एक ही अणु पाया जाता है एक ही तरह का, उसको हमने मोनोसैकेराइड्स की श्रेणी में डाला। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन सब का आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम डाइसैकेराइड्स को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं जो जल अपघटित होने पर 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और वापस से आप सभी को पता है, आप जानते भी हैं कि कौन कौन से डाइसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि सुक्रोज है और इसके अतिरिक्त माल्टोज है और लैक्टोज है। ये तो हमारे डाइसैकेराइड्स की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें जो है ये स्वाद में मीठे भी होते हैं, जल में विलयशील भी होते हैं, परंतु इनका क्लासिफिकेशन किया गया उसका आधार था कि ये जो है रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। वापस से मैं इसमें डिटेल में आऊँगी, पहले आप ये ध्यान कर लीजिए
कि इसमें दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो जिन्हें रिड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में डाला है, दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनअपचायक शर्करा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो मीथेनॉल के साथ क्रिया करके मीथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाते थे, और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं चूँकि वो हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें पाया जाता है, ये परस्पर क्रिया करके ग्लाइकोसाइड्स भी बना लेते हैं, और ये जो ग्लाइकोसाइड्स प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं ए ग्लाइकॉन। ठीक है, तो ए ग्लाइकॉन जो है ग्लाइकोसाइड्स का ही नाम है कि एक सैकराइड इकाई होती है, परंतु जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है तो डाइसैकराइड्स बनते हैं, और इस प्रकार के कई डाइसैकराइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डाइसैकराइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया। अब डिटेल में हम नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।